नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजा समाचार और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। 41 खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं प्रदेश के सभी जिलों की वे खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रामनवमी पर दी शुभकामनाएं। भगवान श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का प्रदेशवासियों से किया आह्वान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर टेक्सटाइल व अपैरल पॉलिसी 2025 हुई लागू। प्रदेश के वस्त्र निर्यातकों का होगा फायदा। पाली में खारची नदी पर 75 लाख की लागत से पुलिया निर्माण का काम हुआ शुरू। लोगों को आवागमन में मिलेगी सुविधा। उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में बारकोड स्कैन से हो रहा समस्याओं का समाधान। मरीजों को त्वरित गति से मिल रही स्वास्थ्य सेवाएं। तो चलिए अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रामनवमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन हम सभी के लिए आदर्श है। उनका जीवन त्याग, सेवा, वचनबद्धता और कर्तव्य निष्ठा का अनुपम उदाहरण है, जो न केवल हमें व्यक्तिगत जीवन में दिशा देता है बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी समझाता है। मुख्यमंत्री ने इस विशेष अवसर पर प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें और समाज की उन्नति में अपना योगदान दें। श्री शर्मा ने विश्वास जताया कि यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हम एक सशक्त और समृद्ध राजस्थान की स्थापना करने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 लागू की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश को आधुनिक टेक्सटाइल और अपैरल विनिर्माण का नया केंद्र बनाना है। यह नीति प्रदेश के निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, खासकर जब अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया है। इस नीति में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया है, जिससे निर्यातकों को और भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्राकृतिक और कृत्रिम फाइबर के उत्पादन, तकनीकी टेक्सटाइल, हैंडलूम, ऊन प्रसंस्करण, चमड़ा उत्पाद और फुटवेयर जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। नीति में कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल श्रमिकों, पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान, लॉजिस्टिक्स और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही टेक्सटाइल उद्यमियों को आकर्षक वित्तीय इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, जिससे उनके व्यापार में और वृद्धि होगी और इस नीति के माध्यम से राजस्थान वस्त्र उद्योग को एक नई दिशा मिलेगी, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान की सड़कों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और अजमेर विधायक श्री वासुदेव देवनानी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 60 में 64 लाख रुपए के सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। शिलान्यास के दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि क्षेत्र में विकास की गति लगातार तेज हो रही है। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने शनिवार को नगर में निर्माणाधीन उपजिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर चल रहे कार्यों का मुआयना किया और उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह प्रमुख मंशा है कि निर्माणाधीन कार्य जल्द से जल्द पूरे कर लिए जाएं, ताकि इसका लाभ आम जन तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजकीय कृषि महाविद्यालय केकड़ी के 8 करोड़ 80 लाख रुपए के नए भवन का ऑनलाइन उद्घाटन कुछ दिनों पहले किया था। अब राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से छात्र छात्राएं इस आधुनिक भवन में कृषि की पढ़ाई कर रही हैं। उद्घाटन के बाद अब महाविद्यालय में कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। महाविद्यालय केकड़ी का नया भवन 28 मार्च 2025 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा इसका ऑनलाइन उद्घाटन करके लोकार्पण किया गया, जिसके माध्यम से ये नए भवन में संचालित 164 विद्यार्थी जो है वर्तमान में अध्ययनरत हैं और राज्य सरकार ने इसके लिए 880 लाख रुपए स्वीकृत करके ये महाविद्यालय 2022-23 से प्रारंभ किया गया है और वर्तमान में यहाँ पर जो है अलग अलग जिलों से विद्यार्थियाँ वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारे ने शुक्रवार को धीरेरा ग्राम पंचायत में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार 9 घंटे से अधिक समय तक जन सुनवाई की। इस दौरान लूणकरणसर विधानसभा और आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों ने अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखी। मंत्री गोदारा ने इन समस्याओं को सुनने के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, ताकि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो सके। भजनलाल सरकार ने बजट में रामगढ़ के सीएचसी को उपजिला अस्पताल में अपग्रेड करने की घोषणा की थी और इस नए अस्पताल का निर्माण 40 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। जब तक नया अस्पताल बनता है तब तक अस्पताल को अस्थायी रूप से कॉलेज भवन में चलाया जाएगा।
शनिवार को रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह ने सीएमएचओ श्री योगेंद्र शर्मा और एसडीएम श्री सुरेंद्र प्रसाद के साथ निर्माण स्थल का दौरा किया। इस निरीक्षण में बीसीएमओ श्री अमित राठौड़ और एनएचएम सहायक अभियंता श्री अनूप मीणा भी शामिल थे। असल में हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय भजनलाल जी के आशीर्वाद से ये एसडीएच हॉस्पिटल बनने जा रहा है रामगढ़। उसी सिलसिले में आज विभाग के इंजीनियर, सीएमएचओ साहब, हमारे एसडीएम साहब और सभी अधिकारी यहाँ एक विजिट के लिए आए थे, जो जगह देखने के लिए, जगह बेस्ट से बेस्ट अच्छा बने, कैसे बने, उस प्लान के मध्य हम सभी यहाँ आए। सबने निरीक्षण किया, देखा है और लोगों से भी सुझाव लिए हैं कि एक अच्छा कैसे हॉस्पिटल बन सकता है। उसी सिलसिले में आज सबने हमने विजिट की है, परिणाम अच्छे होंगे। धन्यवाद। इस बार जो 25-26 की बजट घोषणा है उसमें रामगढ़ चिकित्सालय को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया था, तो उसके लिए जो भूमि की आवश्यकता होती है, तो सभी लोगों का एक मंतव्य था कि जो वर्तमान में भवन चल रहा है उसके आसपास ही हम जमीन का तय करके और वहीं पर उस भवन को अपग्रेड करें। तो आज माननीय एमएलए महोदय और एसडीएम साहब, डीसीओ साहब, इनकी अध्यक्षता में हमने सर्वे किया, तो आसपास यहाँ पर ज़मीन है, जैसे पुराना बीसीएमओ भवन है और शिक्षा विभाग की भूमि है, उसके अलावा एक पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है। तो विधायक महोदय की अनुशंसा है कि इन सभी लोगों से ज़मीन लेकर के और उसमें अपने जो भवन है उसको अपग्रेड कर दिया जाए। तो इससे जो करीब 35-40 लाख रुपए का जो खर्चा आता है उससे अपन उप जिला अस्पताल का भवन निर्माण हो सकेगा। उसके लिए एनएचएम के जो एजेंट थे वो भी हमारे साथ थे, तो अब उसकी ड्राइंग बना लेंगे और इसका निर्माण शीघ्र ही स्टार्ट करेंगे। जोधपुर जोन के डीआरएम ने शनिवार को जालौर जिले में विभिन्न रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्टेशन भवन निर्माण एवं अन्य सुविधाओं का जायजा लिया गया, जिसमें पाई गई कमियों को तत्काल प्रभाव से दूर करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के तहत पशुओं का समय पर इलाज सुनिश्चित करने के लिए पशु चिकित्सालयों में बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके साथ ही पशुओं के इलाज के लिए कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को लूणी विधानसभा क्षेत्र के सतलाना ग्राम पंचायत के गोलिया मंगरा गांव में एक कैंप लगाया गया, जहां पशुओं को खुरपका, मुंहपका के टीके लगाए गए। साथ ही जरूरत के अनुसार पशुओं का इलाज भी किया गया। गोलिया मगरा में राजकीय पशु चिकित्सालय सतलाना और एमवीयू के संयुक्त तत्वाधान में पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के बीमारियों का उपचार किया गया, साथ ही बीमारियों के बचाव के हेतु टीकाकरण भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अब प्रदेश की जनता को एनएफएसए योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार हर पात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ देने के लिए मेहनत कर रही है। लूणी उपखंड के लोगों को भी इस योजना का फायदा मिल रहा है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लोगों को लाभ देने के लिए एक पोर्टल चालू किया था, जिस पर अब लोग आवेदन कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद अब सोजत शहर के मुक्तिधाम के पास खारची नदी पर 75 लाख रुपए की लागत से पुलिया का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस पुलिया के बनने के बाद नागा बाबा की बेरी से दूदौड़ होकर मारवाड़ जंक्शन आने जाने वाले सभी वाहनों का 24 घंटे आसान आवागमन संभव होगा। और इस मौके पर श्री साई संस्थान मारवाड़ जंक्शन ने मारवाड़ जंक्शन के विधायक श्री केसाराम चौधरी का आभार व्यक्त किया है। पुलिया के निर्माण कार्य के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराणा भूपाल में मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं को जल्दी सुलझाने के लिए एक नई और आधुनिक व्यवस्था शुरू की गई है। अब अगर किसी मरीज को कोई परेशानी हो तो उन्हें बस एक बारकोड स्कैन करना होता है और कुछ ही समय में उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। अस्पताल प्रशासन ने पूरे परिसर में खास बारकोड स्कैनर लगाए हैं। मरीज या उनके परिजन इन स्कैनरों के जरिए जल्दी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और यहाँ शिकायत सीधे संबंधित अधिकारी या अस्पताल अधीक्षक तक पहुंच जाती है, जिससे समस्या का तुरंत समाधान किया जा सकता है। देखिए, हमारा हॉस्पिटल जो महाराणा भूपाल अस्पताल है, ये आप सभी को पिछले 2 साल से ज्ञात होगा कि उत्तरी भारत का पहला NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, जो एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन के तहत गवर्न होता है। हमने 2 साल पहले यहाँ पे QR कोड जनरेट किया था, जिसके अंदर हमारे 7 पॉइंट को निर्धारित किया गया है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा है, डॉक्टर्स का व्यवहार कैसा है, नर्सिंग व्यवहार कैसा है, पार्किंग कैसा है, ट्रीटमेंट का दवाइयाँ मिलती है नहीं मिलती, जाँच पूरी होती है, या और आपकी कोई सुझाव है तो आप हमें बताइएगा।
और इस क्यूआर कोड के तहत हम यहाँ पे जगह-जगह पे चस्पा करके बाथरूम के पास में भी यदि कोई टॉयलेट में गंदगी दिखती है तो आप हमें बताइए, यदि कोई सुझाव लगता है तो हमें बताइए। हम सभी जगह कॉरिडोर में, आउटडोर के यहाँ पे, टॉयलेट्स के यहाँ पे, जहाँ भी गेट, दरवाजे, खिड़कियाँ जहाँ-जहाँ भी हमने उसको लगा करके कोशिश की है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमको सुझाव या शिकायत के रूप में मिले। देखिए, इसमें जो भी रिपोर्टिंग होती है, जो भी शिकायत होती है, ऑनलाइन दर्ज हो जाती है। क्यूआर कोड जैसे स्कैन करते हैं गूगल लेंस के थ्रू, क्यूआर कोड स्कैनर के थ्रू ऑनलाइन आ जाती है और जैसे ऑनलाइन आती है, हमने ईमेल सिस्टम के थ्रू एक सिस्टम ऐसा डेवलप कर रखा है आईटी के थ्रू कि हमारे पास बजर बज जाता है। तो हमने कंट्रोल रूम में इसका कंट्रोल पैनल दे रखा है और जहाँ पे हमारे पास बजर बज जाता है कि यहाँ से ये शिकायत आई है, तो हम तुरंत कंट्रोल रूम से नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय में संपर्क बनाते हुए और उस वार्ड की शिकायत को तुरंत आधे घंटे में दूर कर देते हैं। परंतु कभी ऐसी शिकायत होती है कि जो प्रशासन को देखनी होती है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और कोई प्रॉब्लम है जिसमें हमको कोई नीतिगत फैसला लेना होता है, वो हमारे पास अधीक्षक के पास में दूसरे दिन पुलिस हो जाती है और नीतिगत फैसले के तहत हम उसकी पूरी जांच करके और पूरी इंक्वायरी करके आगे की प्रक्रिया में ला करके उसका समाधान करते हैं। मेरा पेशेंट यहाँ पे एडमिट है और यहाँ पे सरकार द्वारा बहुत अच्छी दे रखा है हिसाब किताब। कोई किसी चीज की समस्या नहीं, अगर कुछ भी जरूरत पड़ती है रात बिरात तो तुरंत स्टाफ दौड़ जाता है और किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। और ये पासपोर्ट माल दे रखा है, कोई भी बात होती है तो हम फोन करते हैं, तुरंत स्टाफ दौड़ता है। शनिवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। झुंझुनू के 5 परीक्षा केंद्रों पर भी यह परीक्षा हुई। इस परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों, खासकर छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। एनटीए के द्वारा आयोजित ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पास महाविद्यालय में 720 विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें 9th क्लास के लिए और 6th क्लास के लिए दोनों ही स्ट्रीम्स हमारे पास हैं। 6th क्लास के लिए जो हैं वो 83 बच्चे हैं और जो 9th क्लास है उसके लिए 637 बच्चे हैं। सभी बच्चों के लिए बैठक व्यवस्था है, वीक्षण व्यवस्था है, वो अच्छे तरीके से कर दी गई है। बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम की व्यवस्था है। प्रवेश के लिए जो एनटीए के द्वारा एसओपी गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार दिया जा रहा है। जो रजिस्ट्रेशन रूम है, पहले बार तो वहाँ पर सभी चीज़ें चेक की जा रही हैं, उसके बाद दूसरा सेकंड टाइम जो है वेरिफिकेशन रूम के अंदर इन्विजिलेटर्स। भजनलाल सरकार ने राज्य की महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से आरकेसीएल के जरिए पूरे राज्य में मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत पीलीबंगा में आरएससीआईटी कंप्यूटर सेंटर में 35 छात्राओं और एकलव्य कंप्यूटर सेंटर में 15 छात्राओं को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा कंप्यूटर की निःशुल्क जो योजना चलाई गई है वह महिला व बाल विकास को आगे बढ़ाने के लिए चलाई गई है, जिसमें ऐसी और भी काफ़ी योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाएंगी। यह सुविधा उन लोगों के लिए बाकायदा दी हुई है जो पढ़ाई में बहुत बढ़िया पढ़ाई करते हैं पर उनको पैसों के वजह से वह पीछे रह जाते हैं, तो उनको चयनित करके राजस्थान सरकार द्वारा और इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है। उस हिसाब से इनको कंप्यूटर की शिक्षा निःशुल्क पढ़ाई जाती है। ऐसी परियोजनाएं, ऐसी योजनाएं चलती रहेंगी राजस्थान सरकार द्वारा। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। भजनलाल सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा रसोई योजना गरीबों के लिए एक बड़ी सौगात बन गई है। भादरा क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही इन रसोइयों में हर दिन हजारों लोग भोजन करते हैं। इन रसोइयों में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है और स्वादिष्ट व पोषक भोजन परोसा जाता है। मजदूर वर्ग के साथ साथ बड़ी संख्या में छात्र भी अन्नपूर्णा रसोई में भोजन कर रहे हैं। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार द्वारा जो महिलाओं को यह निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, यह सरकार का बहुत ही सराहनीय काम है और सरकार को समय समय पर ऐसी महिलाओं के लिए सुविधाएं हमें करनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने हाल ही में बजट पेश किया था, जिसमें पुष्कर विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत के प्रयासों से घाटों के जीर्णोद्धार और मुख्य मार्गों की विभिन्न सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए धनराशि मंजूर की गई है। स्थानीय लोगों ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और पुष्कर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट में तीर्थराज पुष्कर के सर्वांगीण विकास के लिए जो घाटों पर 574 लाख से घाटों का जीर्णोद्धार होगा,
उसके लिए मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का पुष्कर जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने तीर्थराज पुष्कर को महत्व दिया और पूरे घाटों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। साथ ही पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न 6 सड़कें भी माननीय कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत द्वारा स्वीकृति कराई गई, जिसमें एक सड़क पूर्ण हो चुकी है संतोष कुमार ढाणी वाली। इसके अलावा शेष 5 सड़कें भी शीघ्र ही नगर परिषद पुष्कर के अंदर तैयार होकर जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। इन दोनों विकास कार्यों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत का आभार प्रकट करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पुष्कर के अंदर घाटों के लिए 574 करोड़ रुपए और सड़कों के लिए जो बजट दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। इसकी सब जगह प्रशंसा होगी और पुष्कर के जो पर्यटक है और जो यात्री लोग आते हैं उनको बहुत अच्छी निजात मिलेगी। इससे पुष्कर का नाम बहुत ज़्यादा रोशन होगा, इससे जल की शुद्धता होगी और पुष्कर के घाटों का सौंदर्यीकरण होगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। भजनलाल सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा ने शनिवार को अलवर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई में कई क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। वन मंत्री ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और फिर संबंधित अधिकारियों को फोन पर निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए। राजस्थान सरकार की RDSS योजना के तहत रायसिंह नगर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने आगामी गर्मियों में बढ़ती बिजली खपत को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जोधपुर विद्युत निगम वितरण के XEN श्री मदन गोपाल ने बताया कि RDSS योजना के तहत रायसिंह नगर शहर में 29 नए 3 फेज ट्रांसफार्मर और ग्रामीण क्षेत्रों में 33 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव है। आने वाली गर्मियों में बढ़ी हुई विद्युत खपत को देखते हुए तथा उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम और राजस्थान सरकार के द्वारा RDSS योजना में कार्य प्रस्तावित है रायसिंह नगर ब्लॉक के अंदर, जिसमें 33 kV महत्वपूर्ण कार्य है, 33/11 kV GSS 75 NP बढ़ना प्रस्तावित था जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा 11 kV फीडर जो कि ओवरलोडेड हैं उन पर भी कार्य प्रस्तावित है। उसमें से 8 फीडरों का कार्य प्रस्तावित था, जिसमें से 4 पर कार्य पूर्ण हो गया है, तो 4 फीडरों के ऊपर कार्य चल रहा है। उसके अलावा ओवरलोडिंग ट्रांसफार्मर के फ्यूज उठना, जहाँ भी जिस क्षेत्र में समस्या थी उसमें शहरी क्षेत्र के अंदर 31 ट्रांसफार्मर 3 फेज के लगने प्रस्तावित है, जिनमें से 10 के लगभग पर कार्य चल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने हेतु सिंगल फेज के 33 ट्रांसफार्मर लगने हैं RDSS योजना के अंदर, जिन पर कार्य चल रहा है। बीकानेर देवस्थान विभाग ने शक्ति महोत्सव पर्व के मौके पर शुक्रवार को मातृ शक्ति वाहन रैली और देवी रूपा बिटिया प्रतियोगिता का आयोजन किया। रैली की शुरुआत नागणेची मंदिर से हुई। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त श्री गौरव सोनी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यह रैली नागणेची मंदिर से होकर रतन बिहारी पार्क तक पहुंची। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का लक्ष्य है कि राज्य के हर घर में सोलर बिजली पहुंचे। इसके लिए जोधपुर में भी सरकारी स्तर पर भी काम किया जा रहा है, साथ ही निजी कंपनियां भी इसमें अपनी भूमिका निभा रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि सोलर प्लांट के तहत 150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस योजना को लेकर अब जोधपुर में सोलर ऊर्जा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भजनलाल सरकार द्वारा रूपारेल नदी पर बनाया जा रहा पुल स्थानीय लोगों के लिए बड़ा लाभकारी साबित होगा। यह पुल न केवल क्षेत्र के लोगों के आवागमन को आसान बनाएगा, बल्कि नटनी का बारा जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल को भी नया बढ़ावा देगा। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय व्यापार को भी लाभ मिलेगा। राजस्थान सरकार के इस विकासशील कदम के लिए स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। यह पुल क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये हमारे राजस्थान सरकार के माननीय भजनलाल सरकार जो ये कार्य करवा रही है, ये बहुत अच्छा कार्य करवाया जा रहा है और पर्यटक के लिए बढ़ावा मिलेगा। और ये 2 भागों में पानी जा रहा है, भरतपुर और अलवर के लिए, और इसके लिए करीब 8 करोड़ रुपए का 8 करोड़ रुपए का करीब राशि अनुमानित की गई है। और ये कार्य बहुत प्रगति नदी कितनी तेज बहती है? नदी ये बरसात के टाइम में बहुत तेज आती है। पुल बनने से बहुत फ़ायदा होगा, पर्यटक को भी बढ़ावा मिलेगा और देवनारायण मंदिर के लिए लोगों का आवागमन अच्छा बना रहेगा।
भजनलाल सरकार और महिला बाल विकास विभाग की पहल के तहत बांसवाड़ा में बालिकाओं और महिलाओं के लिए निशुल्क कंप्यूटर कोर्स का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य महिलाओं को डिजिटल कौशल से सशक्त बनाने का है। सिरोही जिले में दिव्यांगजनों की सेवा के लिए SBI ने एक ट्रैवलर गाड़ी प्रदान की है। इस गाड़ी के माध्यम से दिव्यांगों के कल्याण के लिए देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। शांतिवन में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान SBI प्रशासनिक कार्यालय उदयपुर के उप महाप्रबंधक श्री शशिनाथ मिश्र ने कहा कि दिव्यांगों की सेवा के लिए यह गाड़ी ब्रह्म कुमारी संस्थान को सौंपते हुए उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने आशा जताई कि यह गाड़ी दिव्यांगों के जीवन में खुशहाली लाने में मदद करेगी। बात अब भरतपुर जिले की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रदेश भर में किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इससे न केवल किसानों की पहचान आसान हो रही है, बल्कि वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जिसमें सभी किसानों को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी और जिसमें फार्मर रजिस्ट्री जिसको नाम दिया गया है। तो इसमें प्रयास ये है हमारा रेवेन्यू टीम का कि हर किसान का रजिस्ट्रेशन कराएं और उसको एक यूनिक आईडी उसको मिल जाए। इस फार्मर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो यूनिक आईडी मिलेगी उसके कई सारे फायदे हैं किसान भाइयों को। सबसे पहले तो ये है कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं, तो ये लाभ उन्हीं को आगे कंटिन्यू रहेगा जो इसमें आईडी बनवा लेंगे। दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये है कि कई बार जैसे फसल खराब होता है, अतिवृष्टि की वजह से फसल खराब होता है, तो उसमें उन व्यक्तियों को मुआवजा मिलने में आसानी रहेगी, उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी और उनके खराबी के अनुपात में उसको मुआवजा दिया जा सकेगा। फार्मर आईडी बनवाने के लिए तहसील रुब्बास में आया हूँ। इससे क्या है, इनकी भजनलाल सरकार ने जो फार्मर आईडी लागू की है, इससे किसानों को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जो सम्मान निधि के 2000 रुपये किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफ़र होंगे। जो भजनलाल सरकार ने जो ये आईडी फार्मर आईडी चलाई है, इससे काफ़ी जो किसान भाई हैं वो खुशी में झूम रहे। जमवा रामगढ़ क्षेत्र में स्थित चावड़ माता के मंदिर में नवरात्र के पर्व पर लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। मान्यता है कि जो भी भक्त यहां सच्चे मन से मन्नत मांगता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। IPS श्री माधव उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस ने गुरुवार को उदयपुर में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने ईसवाल क्षेत्र में एक अवैध बजरी भरा डंपर और एक अवैध कंक्रीट भरा डंपर जब्त किया। साथ ही गोगुंदा, ओबरा खुर्द और जसवंतगढ़ क्षेत्रों में आधे दर्जन से अधिक अवैध बजरी और गिट्टी के स्टॉक्स पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई से अवैध खनन से जुड़े माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों के आदेशानुसार अवैध खनन और बजरी के रोकथाम पे कार्रवाई करेगी थाना क्षेत्र गोगुंदा में। तो SDM बड़गांव के नेतृत्व में हमने लगभग 2 डंपर जब्त किए और ग्राम बास्तिया में जो स्टॉक था, जो अवैध उन्होंने डाला था, वो पकड़ा। इसके अलावा हमने जसवंतगढ़, गोगुंदा और ओबरा खुर्द ठाकरी के आसपास जितने भी अवैध स्टॉक थे बजरी के और गिट्टी पत्थरों के, उनको सबको जब्त किया। ये पूरी भजनलाल सरकार के नेतृत्व में बगरू विधानसभा में विकास कार्यों को नई गति मिली है और आने वाले समय में और भी ऐतिहासिक विकास कार्य जनता को समर्पित किए जाएंगे। राजधानी जयपुर के बगरू में शनिवार को बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करते हुए 2 प्रमुख सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। डॉक्टर वर्मा ने चिरौटा गाँव जाकर बगरू रीको से पालड़ी परसा गाँव को जोड़ने वाली 160 फीट चौड़ी सड़क के नवीनीकरण और सुधार कार्य का शिलान्यास किया। यह सड़क लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग थी, जिससे स्थानीय परिवहन को मजबूती मिलेगी और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार के भू संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के समर्थन से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल ग्रहण परियोजनाओं का कार्य भजनलाल सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार ने पूरे देश में इन परियोजनाओं के तहत 15 जनवरी से 15 अप्रैल 2025 तक जल ग्रहण यात्रा का आयोजन किया। 5 अप्रैल 2025 को जल ग्रहण यात्रा पंचायत समिति फलौदी के ग्राम पंचायत लोडिया में प्रवेश कर गई है।
बात अब जोधपुर जिले की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा फायर एनओसी प्रक्रिया को आसान बनाने के फैसले पर जोधपुर के व्यापारियों ने खुशी जताई है। नई सड़क व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री नवीन सोनी ने कहा कि पहले फायर एनओसी लेने में काफी समय लगता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री के फैसले से यह प्रक्रिया सरल हो गई है। इस बदलाव से व्यापारियों को फायदा होगा और वे जल्द ही अपने प्रतिष्ठानों में फायर उपकरण लगा सकेंगे और अचानक आग लगने की घटनाओं पर प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सकेगा। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए पेड़ों की देखभाल के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई गई है। इस टीम के तहत वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद का गठन किया गया है, जिसकी झुंझुनू में भी एक इकाई बनाई गई है। इसी इकाई के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु संरक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण की रक्षा के महत्व पर चर्चा की गई। जैसा कि आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट है, पर्यावरण का प्रदूषित होना, जलवायु परिवर्तन होना और ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की है एक पेड़ मां के नाम। उसको बड़े जोर शोर से पूरे देश ने अपनाया, जनता ने उसको शर्माते हुए लिया और हर व्यक्ति ने अपने समय की जागरूकता से वृक्षारोपण का काम किया। उसी के लिए एक कमेटी का निर्माण हुआ है, एक डिपार्टमेंट का निर्माण हुआ है, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद। उसी के समस्त हम पदाधिकारी हैं, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर झुंझुनू जिले में जिन लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छा काम किया, उनका सम्मान समारोह, प्लस उस डिपार्टमेंट की और माननीय प्रधानमंत्री जी की आगे की पर्यावरण को लेकर क्या रणनीति है, क्या पूरी दुनिया में हम भारत का नाम पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे बढ़ा पाएंगे, उसी को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बजट में रेवदर विधानसभा को नगर पालिका और गौड़ कृषि मंडी की सौगात मिलने के बाद शनिवार को एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। पूर्व विधायक श्री जगसीराम कोली ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंडार क्षेत्र की मुख्य समस्याओं पर ध्यान देते हुए नगर पालिका की घोषणा की, जिससे क्षेत्र का विकास आगे बढ़ेगा। श्री करणपुर विधानसभा में राज्य सरकार के निर्देश पर किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। उप तहसीलदार श्री अंकित कुमार ने बताया कि पहले किसानों की फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाए जाते थे, लेकिन अब पटवारी को निर्देश दिया गया है कि जहां अधिक किसान हैं वहां फॉलो अप कैंप लगाकर फार्मर आईडी बनाई जाए। उप तहसीलदार ने कहा कि इस फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, जो खास तौर पर किसानों के लिए बनाई गई हैं। देखिए, कैंप का शेड्यूल पूरा हो गया है, लेकिन अभी जो काश्तकार बच गए थे, जिनका फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, अब पटवारी डोर टू डोर जाकर और जहां पर अधिक काश्तकार बाकी है उनके लिए फॉलोअप कैंप लगाकर उनकी जो फार्मर रजिस्ट्रेशन है वो पूरे किए जा रहे हैं, ताकि 100% जो फार्मर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो पूरा किया जा सके। देखिए, इसके लिए एक तो आधार कार्ड और एक मोबाइल जिस पर उस आधार कार्ड की OTP आती है और एक जमाबंदी, ये 3 चीज़ें पटवारी के पास में लेके जाने से आधार आईडी बन जाती है, रजिस्ट्रेशन फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इसके अलावा किसानों को सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ एक ही आईडी से प्रदान करने हेतु ये फार्मर आईडी का कॉन्सेप्ट लाया गया है और इससे सभी किसान भाई लाभान्वित होंगे और अभी किसानों में काफ़ी हर्ष है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। कोटा जिले में मौसमी बीमारियों के प्रभावी रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की पहल पर स्कूलों में हर शनिवार को नो बैग डे मनाया जाएगा। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों ने इस शनिवार को भी स्कूलों में जाकर बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। CMHO डॉक्टर नरेंद्र नागर ने बताया कि स्कूलों के विद्यार्थियों और अध्यापकों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाएगी। बाड़मेर की धनाऊ पंचायत समिति में स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह शनिवार को हुआ। इस समारोह में संतों के सानिध्य में और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने अपने भाषण में कहा कि वे राज्य में संस्कार आधारित शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए शिक्षा नीति में नए प्रावधानों पर काम कर रहे हैं। नसीराबाद में उपखंड अधिकारी श्री देवीलाल यादव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में उपखंड क्षेत्र के सभी सरकारी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। उपखंड अधिकारी श्री देवीलाल यादव ने बैठक में कहा कि राजस्थान और केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। झुंझुनू शहर में व्याप्त पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दिशा में झुंझुनू प्रगति संस्थान ने एक बड़ी पहल की है। संस्थान शहर के दानदाताओं के सहयोग से 100 रिचार्ज ट्यूबवेल का निर्माण करवाएगी। बारिश के पानी को भूमिगत जल स्तर में वापस पहुंचाया जा सके और भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सकेगा।
इस पहल का स्वागत करते हुए अब तक भामाशाहों से लगभग 11 ट्यूबवेल बनाने की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए अनुभवी विशेषज्ञ अनुपम शर्मा झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने संस्थान के पदाधिकारियों के साथ इस पूरी योजना पर विस्तृत से चर्चा की और तकनीकी पहलुओं से अवगत करवाया। झुंझुनू प्रगति संस्थान झुंझुनू के सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। काफी लोग हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं और जयपुर से भाई अनुपम जी आए हुए हैं जो वर्षा जल संरक्षण बोरवेल, जो रिवर्स बोरवेल होता है, शाफ्ट बनता है, जमीन में पानी जाता है, उसकी टेक्निक हमें बता रहे हैं। ये भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की दोनों की प्रमोटेड स्कीम है और जिस तरह से वर्षा का जल हमारा बर्बाद हो रहा है अभी, उसको सेव भी करना है और जो धरती का पानी है जिसका लेवल धीरे धीरे नीचे चला गया है उसको कैसे बचाया जाए, उसको पुनर्भरण कैसे किया जाए। तो ये पुनर्भरण के कुएं हैं और हम अगर इसमें अधिक से अधिक संख्या में या भामाशाहों के, दानदाताओं के और अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, सार्वजनिक स्थानों पे भी, किसी निजी स्थान पर भी, जहां पर भी पानी इकट्ठा होता है, जहां पानी की प्रचुर मात्रा है, वहां कहीं भी किया जा सकता है, चाहे निजी स्थान हो चाहे सार्वजनिक स्थान हो। फायदा तो सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था कि बारिश के पानी को कैच करना। उसके बाद में हमारे जो माननीय जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल साहब, सूरत से जो है MP, उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया है कर्म भूमि से जन्मभूमि, जो 2024 सितंबर के अंदर सूरत में स्टार्ट हुआ था। सूरत में क्या स्टार्ट हुआ था कि सूरत में जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको CR पाटिल साहब ने इकट्ठा किया। उसके बाद में उनको प्रेरणा दी कि क्यों पानी इम्पॉर्टेंट है। पानी क्यों इम्पॉर्टेंट है कि आज पानी किसी भी फैक्ट्री के अंदर नहीं बन सकता, किसी भी चीज़ के अंदर नहीं बन सकता। पानी को स्टोर करना ही आगे का फ्यूचर है। अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए पानी चाहिए तो आज का पानी अपन को स्टोर करके जाना पड़ेगा। और स्टोर कैसे करेंगे कि जैसे हम जमीन के अंदर हम स्टोर करेंगे इसके लिए इन्होंने रिचार्ज शाफ्ट का एक मिशन स्टार्ट किया है, कैच द रेन रिचार्ज शाफ्ट, वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज शाफ्ट। तो इसके लिए मीटिंग हम कर रहे हैं, सभी को बता रहे हैं कि क्या बेनिफिट है इसके। आने वाले टाइम के अंदर अगर अपन को चाहिए तो आज रिचार्ज शाफ्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका रीज़न ये है कि बारिश का पानी एक सर्वे के अंदर आया है, जितना बारिश हो रहा है उसका 8% हिस्सा ही हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हो या फिर किसी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हो। और बाकी का 92% पानी वो ऊपर क्या तो भाप बन के उड़ रहा है या नाले में जाके किसी नदी में मिल रहा है, नदी से फिर किसी समुद्र में मिल रहा है, तो उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उसका जो 92% जो हिस्सा है उसको हम फ्यूचर के लिए, हम आने वाली जनरेशन के लिए उसको बचा सकते हैं। ये इसका एक मेथड है रिचार्ज शाफ्ट। रिचार्ज शाफ्ट के अंदर पूरा एक 120 फीट का एक बोर होता है, उसके अंदर 80 फीट के 6 mm के 6 kg प्रेशर के पाइप डाले जाते हैं, फिर कंक्रीट भरी जाती है, एक कंक्रीट का एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है और ऊपर से जितना भी पानी का फ्लो आता है, बारिश का पानी, वो उसके अंदर भेजा जाता है। तो उससे फिर वो पानी जमीन धरती माता को मिलता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक दूध पाउडर उपलब्ध कराने के लिए पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की शुरुआत की थी। इसी के तहत जालौर के सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध पिलाया जा रहा है। टोंक में भारतीय खाद्य निगम की ओर से सरकारी कांटे पर खरीद किए जाने से किसानों को प्रति क्विंटल 200 से 300 रुपए का फायदा हो रहा है। जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि उपज मंडी में सरकारी कांटे पर अपनी जिन्स बेचने को किसान उत्सुक नजर आ रहे हैं। घर से तो मेरे को कोई सोचना नहीं थी, मैं तो मंडी में गेहूं बेचने आया था। यहाँ आया तो गेट पास कटाने के लिए उतरा तो वहाँ एक पोस्टर टका हुआ था, तो उसमें पोस्टर लगा हुआ था, तो उसमें देखा कि वहाँ पे 2575 रुपये रेट लिख रही थी सरकारी गेहूँ खरीदने की। फिर उसके बाद मैंने आरते से फ़ोन की, आरते के पास लेकर जा रहा था, आरते से बात की, भाई अपने यहाँ गेहूँ को क्या चल रहा है कि साहब 2223 रुपये चल रहा है। तो फिर मैंने उधर का कैंसिल करके इधर सरकारी खरीद केंद्र पे आ गया। अब उस हिसाब से वहाँ से तो यहाँ मेरे कम से कम 15,000 का फायदा है इस गेहूँ में। गेहूँ लेके आए सर, मंडी के अंदर लेके आए थे, साहब मिल गए तो साहब मंडी में नहीं बेचने दिए। सब आपको 200 रुपये बत्ते मिलेंगे, आप यहाँ कांटा पे तोलो और आपको दूसरे दिन ही पेमेंट मिलेगा। तो 200 रुपये बत्ते भी मिले सर, और बढ़िया यहाँ आप कर आते ही जब
ऑनलाइन कर दिया इसने और तोलने के लिए तैयार है सर। व्यापारी को बेचते थे और 2400 2350 में गाँव ले रहे थे। सर ने वहाँ जाके रोका और बात की कि ना आप सरकारी कांटे में बेचो, आपको बढ़िया मुनाफा मिलेगा, किसानों को 2 रुपये का फायदा होगा, तो बढ़िया बात है। आज की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।